नमस्कार, गुड हेलो। इवनिंग, आदाब। एक बार फिर मंच से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। खुशामदीद जियानो, वेलकम। जश्न अदब साहित्य उत्सव में इस समय बहुत ही अहम बहस, बातचीत या संवाद होने वाला है। और ये संवाद इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम अपनी पूरी ज्ञान परंपरा को देखते हैं, वहाँ पर हम हमेशा विचारों से कुछ नया पाते हैं। इस समय मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं। जी हाँ, आदू का किरदार आपका बहुत ही बेहतरीन है। देख रहा है विनोद, जहाँ भी आप जाते हैं वो एक अपने अंदर ही एक जज्बा है। सभी उपस्थित साथीगण से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, तालियों के साथ दुर्गेश कुमार जी का करते हैं स्वागत। अब से कुछ ही देर में विनय पाठक जी व निरुपमा कोटरू मैम भी हमारे बीच पधारने वाले हैं। और बिना किसी देरी के आइए करते हैं शुरुआत इस अहम सत्र की। सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कश्मकश। देखिए, जो पर्दा होता है सिनेमा का या जो रंगमंच होता है थिएटर का, वहाँ कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो एक आस से जाते हैं कि जीवन के इस विचार को, जीवन की इस प्रगति में एक नई किरण मिलेगी। और यही एक बहुत अहम बात है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील। जो रील में दिख रहा है वो कितना वास्तव में हम सबसे जुड़ा हुआ है, जो पर्दे पर है वो कितना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये मंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज हम सब लोग एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर रोज़ टीएमआई का दौर है, टू मच इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है फिर कहीं ना कहीं हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी भावनाओं, इन सब के ऊपर भी गहरा प्रभाव करती है। तो आज हम बात करेंगे सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कश्मकश। दुर्गेश जी, मैं एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आपसे शुरुआत करूँ। दुर्गेश जी, माइक आप जरूर लें। जी। आपने सिनेमा में भी काम किया है, वेब सीरीज में भी काम किया है, और थिएटर से भी आपका काफ़ी गहरा जुड़ाव है। और बड़ी ईमानदारी से जब भी आप हमें मिलते हैं, आप कहते हैं कि भाई एनएसडी जो है वो जो सिखाता है वो कहीं नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिनेमा, थिएटर, ओटीटी जिंदगी की जो हकीकत है वो सही रूप में दिखा पाता है? देखिए मैम, कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, पर मुझे ये पता है, मुझे ये सिखाया गया है, ट्रूथ और ऑनेस्टी के बिना एक्टिंग नहीं होती। जीवन से ज़्यादा ट्रूथ होना चाहिए एक्टिंग में। आदिल हुसैन ने ग्रोतोस्की हमें पढ़ाया 3 महीने, तो हमने उस पर काम किया। तो वो प्रैक्टिस करते हुए हमें लगा कि वो जीवन का जो ट्रुथ है, जीवन में जो प्यार है, जीवन में जो सम्मान है, उससे कहीं ज़्यादा ट्रुथ हमें उस प्रैक्टिस में लगा। तो मैं तो ये मानूंगा कि कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं पता नहीं, पर मैं पिछले 10 सालों से वही काम कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन से भी ज़्यादा ट्रुथ अपने चरित्र में लाता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद दुर्गेश जी। आपका सदा प्रयास रहता है कि कलाकार के रूप में, चाहे सिनेमा हो या थिएटर हो, आप सत्य को उजागर करें। जो ईमानदारी वाली बात है कि आप उस पद पर रखें। दुर्गेश जी, सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं ख्वाब हमें देता है। सिनेमा सेल्स ड्रीम्स, ठीक है। लेकिन जब हम थिएटर की ओर जाते हैं, वहाँ ऑफ कोर्स सपने तो हम लेकर आते हैं, लेकिन कुछ तीखी बातें भी होती हैं। इस सत्य और असत्य, ख्वाबी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच का जो दायरा है, ये कितना अलग है? जो पर्दे पर हम देखते हैं और जो वास्तविक जीवन में होता है, कितना अलग है आपको, आपके हिसाब से कलाकार के रूप में? मेरे हिसाब से मैं ट्रेनिंग में मानता हूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बॉलीवुड में हो रहे एक्टिंग का 50 साल गुना ज़्यादा आगे की ट्रेनिंग दी जा रही है। पता है आपको, बॉलीवुड अभी 50 साल पीछे है उस एक्टिंग से। हमें वो ट्रेनिंग 11 तक दे दी गई। तो इसका मतलब ये है कि कहानी जो चेखव है, जो हेनरिक इब्सन है, जो स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करता है, या जो फिर बादल सरकार हैं, या फिर जो विजय तेंदुलकर हैं, मोहन राकेश है, किस ज़माने में उन्होंने स्त्रियों पर लिखा, और आज जाके लापता लेडीज और भक्षक जैसी फिल्में आ रही हैं। इसका मतलब है हम कितने पीछे हैं अपने सिनेमा में स्त्रियों के अस्तित्व को लेकर। तो मैं ये बोलूँगा बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को,
नाटक पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कितने आधुनिक कब हो गए और हम अभी तक आधुनिक नहीं हो पा रहे हैं फिल्मों में। बहुत बेहतरीन। दुर्गेश जी जब बोलते हैं तो दो टूक साफ अंदाज में बोलते हैं। और आज जब हम लोग इस जश्न अदब की चौपाल में हैं तो इस मंथन को आगे बढ़ाते हुए दुर्गेश जी, हकीकत और ख्वाब की जो कश्मकश है एक कलाकार के रूप में आप कैसे वो करते हैं? क्योंकि हकीकत ये है जो हम जी रहे हैं, लेकिन एक कलाकार के रूप में जब आपको टेक रीटेक दोबारा तैयारी फिर उसको नया प्रस्तुति करना, कैसे आप जीते हैं? मैम देखिए, आपको खाना बनाने में मजा आता है तो खाना बनाते हैं आप, आपको कपड़े धोने में मजा आता है तो कपड़े धोते हैं आप। अगर आप जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं, यानी आप जिंदगी को ढो रहे हैं, तो हमें एक्टिंग करने में मजा आता है। चाहे आप 100 टेक लो या 1 टेक लो, हमें मजा आता है, इसलिए हम एक्टिंग करते हैं। थैंक यू। तो क्रिया वो जहां मन में मोह हो। बहुत सुंदर दुर्गेश जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिनेमा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा विचार है कि आज आपने ये जो कश्मकश जो है वो इसलिए है कि आपने सपने इतने बेच दिए हमें कि स्टीरियोटाइप्स उभर के आ गया। जैसे यदि आप बात करते हैं कि यदि कोई अदाकारा है और सिनेमा से संबंधित है तो एक पर्टिकुलर रूपरेखा है, स्वरूप है जिसको उस अदाकारा में होना होगा। कितनी बात ये सही है? और अगर ये सही है तो एक कलाकार के रूप में आप इस कश्मकश को कैसे तोड़ते हैं? देखिए, रियलिटी ये है, सब कोई दीपिका पादुकोण नहीं बन सकता भाई, तो इस बात को मान लीजिए। आप जो हैं वो बनिए, आप ऑस्कर ले आइएगा और आपको ऑस्कर मिल जाएगा। लेकिन आप दीपिका पादुकोण से कंपटीशन कीजिएगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है। आप फलाना है, आप ढिमाका हैं, आप वही रहिए तो आप ऑस्कर भी ले आइएगा। थैंक यू। तो बी रियल, बी ट्रू, बी यू। दुर्गेश जी, दैट्स द वर्ड। अब ये जो कश्मकश चलती है कि जो स्क्रिप्ट में है और जो आप एक्चुअली उसको प्रेजेंट करते हैं, एज अ आर्टिस्ट आप कैसे नाप पाते हैं कि इस किरदार में मुझे इतनी एनर्जी बढ़ानी है, घटानी है? इस जैसे अगर देख रहा है विनोद की मैंने जो चर्चा करी, एक सिंपल सी डायलॉग था, लेकिन आज वो हर घर घर में बात कर बन चुकी है। यदि कोई दफ्तर में हो और बॉस ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं देख रहा है विनोद। कहीं ना कहीं घर में कुछ संवाद हो जाए, कुछ ऊंची नीची बात हो जाए, सबके मुख पर आ जाती है देख रहा है विनोद। तो उस कैरेक्टर में, उस पर्दे के कैरेक्टर को आपने घर घर तक कैसे पहुंचाया? वो एक ही चीज है, रियलिज्म। वो सच में बोल देना, आप खूबसूरत हो। इसमें कितना गलत बात बोला मैंने? इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, लोगों को अच्छा लगा, ताली बजाए। वैसे मैंने बोला देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे घुमाया जा, लोगों को अच्छा लगा, ताली बजा, बात खत्म। तो इतना सच होना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए इंसान को। थैंक यू। वाह, स्पष्ट दो टूक अंदाज में दुर्गेश कुमार जी हमारे बीच हैं। हमने हाईवे में आदू के रूप में इनको देखा है, पंचायत वेब सीरीज में भूषण के रूप में आपको हमने बहुत ही प्यार से देखा है। तालियां तो बनती हैं साथियों दुर्गेश कुमार जी, दो टूक अंदाज में। अच्छा, पिछले सत्र में दुर्गेश जी ने बहुत अहम बात कही थी कि आज क्योंकि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में भी आपको पुस्तकों से बहुत प्रेम है, और आपने एक बहुत अहम बात पढ़ी कि कहा कि यथार्थ पढ़ो, यथार्थवाद पढ़ो, जिसमें आप कह रहे हैं रशियन यथार्थवाद। ये रशियन यथार्थवाद क्यों इतना अहम है? क्योंकि वो मानव के उत्कृष्ट विचार की बात करता है। रशियन लिटरेचर में जो गरीब कैरेक्टर भी है वो भी वैचारिक दृष्टि से इतना महान होता है। चाहे आप लोअर डेप्थ ले लो, चेखव ले लो। चेखव में क्या है, मतलब चेरी ऑर्चर्ड में क्या है, एक गरीब इंसान लोपाकीन दुनिया के राजा को खरीद लेता है, अपने मालकिन से वो बंगला खरीद लेता है जिसमें उसके माँ बाप कभी नौकर हुआ करते थे। आजकल मोदी जी क्या है, चाय बेचते हैं, और आज वो सोनिया गांधी के अपोजिट खड़े होंगे तो मोदी जी लोपाकीन हुए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इतना संदर्भ को आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाओगे। रशियन लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गेश जी। और हमारे साथ इस समय थिएटर का, OTT सिनेमा के बहुत ही नाम गिराम शख्सियत
श्रीकांत वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीकांत जी, आपको नमस्कार, नमन, वंदन व स्वागत। प्लीज बैठिए, विराजमान हो। बहुत ही अहम मौजू पर, विषय पर बातचीत हो रही है, सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कशमकश। जो मैं दुर्गेश जी से मैंने जो सवाल पूछे वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम मंथन कर रहे हैं सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कशमकश। जो सिनेमा में है, जो थिएटर है, वो कहीं ना कहीं एक सपना है, और ये जो आम जीवन है ये अलग है। क्या सिनेमा और थिएटर में जो रियल है और जो रील है, इसके बीच का दायरा बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं, जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ, जो भी कुछ हम दिखाते हैं या देखते हैं वो समाज का ही एक रूप होता है। जो हकीकत है, जो बीत चुका है, उसको हम समाज के सामने सिनेमा के रूप में लेकर आते हैं। तो उसमें इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हकीकत ही सिनेमा में या रील के रूप में आपके सामने आती है। बस उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ समाज का एक रूप जो है वो सामने एक आईने की तरह हम उसमें दिखा देते हैं। तो समाज का आईना है थिएटर। ये तो शायद हम लोग जानते हैं कि हम जो भी चीज़ समाज में जो घटती है उसी को लेकर हम लोग सामने समाज के आते हैं। लेकिन इसी के ऊपर सबसे बड़ी आलोचना भी है कि जब मैं थिएटर और सिनेमा की बात करती हूँ तो मोहमाया भी है। क्या हकीकत ये है कि आप हमें सपने बेचते हैं? थिएटर, चाहे सिनेमा हो जाए या ओटीटी हो जाए या विभिन्न अन्य माध्यम हो जाए। अब जैसे आप ही के सिनेमा और थिएटर से और कला के क्षेत्र से जुड़ा है कि आज हम इंस्टा रील के ज़माने में हैं। हर चीज़ 2 मिनट के उस या 1.5 मिनट के उस पल में ऐसा लगता है सब कुछ उजागर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सपना, वो विचार टूट भी जाता है। नहीं देखिए, सपनों के सौदागर तो हैं ही, ये तो है, ये तो सच्ची बात है कि सपना लेकर हम लोग आपके सामने आते हैं। लेकिन वो सपने जो है वो उसका मकसद एक ये होता है कि हर इंसान एक सपना देखता है। तो अब जब आपके सामने एक सिनेमा जब आप देखते हैं तो उसमें हम लोग हकीकत को ही, ये सपने वो नहीं है कि सिर्फ बूंद दिए गए हैं, हकीकत को हम आपके सामने लेकर आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये सपना जो है वो उस तरीके के ख्वाब नहीं है कि हम लोगों को नए नए कोई ख्वाब दिखा रहे हों। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो हकीकत है। लेकिन उसको आप ख्वाब अगर कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो ख्वाब है। श्रीकांत जी, हमने आपको विभिन्न रूप में देखा है, ओटीटी पे भी देखा है, थिएटर में भी विभिन्न किरदार में आप बखूबी हर दिल को भाते हैं। एक कलाकार के रूप में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि जो रियल और रील के बीच का जो दायरा है वो बिल्कुल कम रहे? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी कि जो आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो सबको ऑथेंटिक एंड बी ट्रू लगे? हाँ, मतलब आप रील और लाइफ जो हाँ, रियल लाइफ हाँ, जो है, रियल लाइफ में मैं श्रीकांत हूँ और रियल लाइफ में आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है प्ले करने के लिए। कैरेक्टर, यहाँ बैठे सभी लोग अपने आप में एक कैरेक्टर हैं। मैं एक कैरेक्टर हूँ दुर्गेश के लिए, दुर्गेश मेरे लिए एक कैरेक्टर है। हम जब किसी कहानी को लेकर या किसी जो फिल्म के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसमें जो रियल, अगर आप रियल लाइफ में आप उस कैरेक्टर को जितना जीवंत जिएंगे उतना ही देखने वाले को वो हकीकत लगेगा और वो बहुत ही मतलब उससे जुड़ेगा वो। तो मेरा तो ये रहता है कि मैं ज़िंदगी में इतने सारी चीज़ें देखी हैं, इतना सब कुछ घटा है और ऑब्जर्वेशन रहा है, तो कोशिश ये करता हूँ कि समाज में से ही किसी एक कैरेक्टर को मैं उसके करीब होता है, उस कहानी में जो दिया गया जो कैरेक्टर है उसके जो करीब है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जहन में कहीं वो कैरेक्टर है क्या, ऐसे लोग मैंने देखे या कुछ मैंने ये वॉच किया कहीं, तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई निकल ही आता है। तो अब उसको करने वाला तो श्रीकांत है। अब मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस सिचुएशन में रहकर उस कैरेक्टर को
जीने का काम आप जब करते हैं तो उसको जितना आप जीवंत लोगों के सामने पेश करेंगे उससे वो उतना ही लोगों के दिलों तक पहुंचेगा, उनके दिलों में उतरेगा, उनके जहन में रहेगा वो। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना रियलिस्टिक प्ले कर पाऊं मैं करता हूं। उसको ज़्यादा कैरिकेचर या उस तरीके से नहीं बनाना होता। बस ये है कि कहानी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर को आप लोगों के सामने पेश कर दें। श्रीकांत जी, एक कलाकार के रूप में आपकी रुचि की ओर जाते हैं, क्योंकि जब दुर्गेश जी से बात करते हैं उन्होंने हमें बताया कि वो किताबें काफ़ी पढ़ते हैं और उन्होंने रशियन रियलिज्म के ऊपर काफ़ी पढ़ा भी है और वो समझते हैं कि इस साहित्य की इस विचारधारा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेहतर करता है। सिनेमा हो या थिएटर हो, जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेकर आता है। एज एन आर्टिस्ट, what have been your hobbies so show you that there's this blurring of this difference between real and real? कुछ ऐसी कुछ स्पेशल हाँ, प्रिपरेशन नहीं, आप मेरी- रखते हैं, मेरी- किताबें हो या फिर अनुवाद? क्योंकि देखिए जो हमारा अनुभव है वो ज्ञान की जननी है। आर एक्सपीरियंसेस आर रियल टीचर्स, बट इन ऑर्डर टू ट्रेन माई एक्सपीरियंसेस बेटर, तैयारी की तो ज़रूरत पड़ती है। आप कलाकार के रूप में हर मंच पर एक नए स्वरूप में हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ? मुश्किल नहीं होता कि आपको सब देख रहे हैं और आपको रियल और रील के बीच का डिस्टिंक्शन समाप्त करना है? देखिए, हॉबी आपने जो पूछा, तो मैं बचपन से ही पेंटिंग किया करता था। तो वो रहा है, गाना गाना, पेंटिंग करना, और एक टाइम था तब डांस भी किया करता था। तो अब तो नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों से मैं जुड़ा हूँ और पढ़ने का भी रहा। पढ़ा भी बहुत, क्योंकि मैं रेपेट्री में रहा श्री राम सेंटर, तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा खाली टाइम होता तो बहुत पढ़ा करते थे। लाइब्रेरी थी वहाँ, तो पढ़ने से तो बहुत बहुत कुछ आप सीखते हैं। एक किताब आपके लिए एक्सपीरियंस का खजाना है। वो आप अगर किसी राइटर को पढ़ते हैं तो उसका जो 25-50 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके अंदर स्वतः ही आ जाता है। आप ये मान के चलिए कि आप अगर 25% जानते हैं और 25% आपने वो पढ़कर गेन किया, तो 50% आपके पास वो हो गया। तो पढ़ना तो चाहिए, एक एक्टर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, साथ साथ जैसे कि आपने जो इसके साथ वो भी पूछा कि किस तरीके से करते हैं, तो ये भी आपका एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी मैंने एक्टिंग शुरू की और तुरंत और करने लगा, नहीं, ये एक बहुत लंबा पीरियड है। और ये जितना लंबा एक सफ़र मैं कहूँगा अपना, इस जर्नी में बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे जीवन को लेकर। तो जितना आप जीवन के करीब जाएंगे, जितना लाइफ के करीब जाएंगे आप, उतने ही आप अभिनय कला में आप पारंगत होते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना समाज को देखेंगे, आप अपने दुनिया को देखेंगे, समझेंगे, आपके पास किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए अपने आप उसको बस समझना होता है। मैं कहता हूँ कि कोई कहे कि एक्टिंग सीखी जाती है, तो एक्टिंग या अभिनय या कोई भी कला सीखी नहीं जाती, उसे समझा जाता है। आप एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता आपको, आपको समझना होता है। आपके अंदर है सब चीज़ें, आपको समझना है। आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं जाते हैं, वहाँ आपको बताया जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, कि आपके अंदर क्या क्या है, आपकी उन गुणों को वो निकाल कर आपके सामने पेश करता है। लेकिन ये नहीं कि वो आपके अंदर वो चीज़ डालें। अभिनय कला या कोई भी कला हो, वो एक कलाकार के अंदर स्वतः ही होती है। तो अब वही मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जितना समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, समाज को समझेंगे, और समझने के लिए आप किताबें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, तो आप कर सकते हैं। आप कभी भी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा ऐसा। धन्यवाद श्रीकांत जी। और मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि इस समय
आज इस महत्वपूर्ण सत्र में सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कश्मकश, हमारे बीच दो बेहतरीन मेहमान उपस्थित हैं। आप लोग तालियां बरकरार रखें एज आई कॉल ऑन रिस्पेक्टेड निरुपमा कोटरू मैम। मैम आप सिविल सर्वेंट हैं, सिनेमा इंथुजियास्ट हैं, ट्रैवलर, सिंगर, टेडेक्स स्पीकर। प्रणाम मैम, स्वागत। हमारे बीच विनय पाठक जी उपस्थित हैं। घोंसला का घोंसला हो, भेजा फ्राई हो, या खोया खोया चांद हो, या जॉनी गद्दार हो, विनय जी हर दिल को बात है। तालियां बरकरार रहें। स्वागत है विनय पाठक जी, स्वागत है निरुपमा मैम। सर मैम प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। और विनय सर, निरुपमा मैम, एक बार फिर आपका इस मंच से स्वागत मैं करती हूँ। सभी उपस्थित साथीगण, हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं दुर्गेश जी, श्रीकांत जी, निरुपमा मैम व विनय पाठक जी। आपकी तालियों में कमी है भाई, इतना बेहतरीन सभी साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। विचारों का इस समय मंथन है जो एक नए सृजन की ओर लेकर जा रही है। पुनः एक बार स्वागत आपका। विनय जी, निरुपमा मैम, हम लोग कुछ दुर्गेश जी व श्रीकांत जी से बात करते हैं आज के मौजू विषय को लेकर, सिनेमा और थिएटर, हकीकत और ख्वाब की कश्मकश। निरुपमा जी, मैम आई विल बी स्टार्टिंग विद यू। निरुपमा कोटरू मैम एक प्रशासनिक अधिकारी निश्चिंत हैं, लेकिन जब आपके मैं काम को देखती हूँ, चाहे एक टेडेक्स स्पीकर के रूप में हो जाए, सिनेमा इंथुजियास्ट पर हो जाए, चार्ली चैपलिन पर आपका जो इतना बेहतरीन लेख है, मैम सिनेमा और थिएटर कितना करीब है जिंदगी से? क्या या फिर बहुत सारी बातें होती हैं जो ईमानदारी से कहीं ना कहीं रख भी नहीं पाते, क्योंकि यू बिन देयर इन द सेंसर बोर्ड। जब हम विभिन्न शिक्षा के एनएसडी व अन्य संस्थाओं की बात करते हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस वाली प्रक्रिया में भी। तो मैम, हाउ ट्रू इज दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड रियल? शुक्रिया आमना, बहुत इतनी अच्छी आप तारीफ़ करती हैं तो सबका मन तो खुश हो ही जाता है। तो आमना, जो आप कह रही थी कि सिनेमा और थिएटर का हकीकत से क्या वास्ता है, तो थिएटर के बारे में मेरे ख्याल से हमें पहले शुरुआत थिएटर से करनी चाहिए। आप सब तो थिएटर से जुड़े ही हैं और विनय से ज़रूर आप पूछिएगा थिएटर के बारे में। बड़े हमारे बुलंद कलाकार हैं, इंग्लिश थिएटर में इनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। रजत कपूर जी के साथ इनके बहुत अच्छे शेक्सपियरियन प्लेज ये करते हैं। तो थिएटर, जैसा आप जानते हैं, उसका ओरिजिन बहुत ही पुराना है, मतलब नाट्यशास्त्र के टाइम से, भरत मुनि के टाइम से। और थिएटर में सब कुछ आ जाता था, संगीत, नृत्य, नाट्य जिसको हम कहते हैं। तो थिएटर के बाद फिर, जैसा हम जानते हैं, पारसी थिएटर आया था हमारे देश में, और उससे फिर फिल्में चली। तो फिल्में तो 100 साल से ही थोड़ा ऊपर उनकी उम्र हुई है हमारे देश में। थिएटर पहले आया। तो थिएटर को अगर आप ये सोचें कि हम इसको प्ले क्यों कहते हैं अंग्रेज़ी में, या हिंदी में कहते हैं नाटक खेलना है, तो ये इससे कहते हैं क्योंकि ये एक तरह का खेल है। जो मैं प्रसन्ना जी की बात बताना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं प्रसन्ना जी बड़े हमारे प्रख्यात ट्रेनर भी रहे थे एनएसडी में, क्योंकि एनएसडी को मैंने देखा था 3 साल। उन्होंने अपनी किताब जो एक्टिंग, इंडियन एक्टिंग पे लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि थिएटर एक माध्यम है जिसमें झूठ के द्वारा आप बहुत बड़ा सत्य दर्शाते हैं। बहुत बेहतरीन। तो क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? जैसे आप एक नाटक कर रहे हैं, आप ले लीजिए विजय तेंदुलकर जी का कोई भी नाटक ले लीजिए। जैसे उन्होंने ये घासीराम कोतवाल पे किया था, बहुत ही फेमस नाटक है। उसमें नाना फडणवीस का कैरेक्टर मेरे ख्याल से मोहन अगाशे जी ने किया, आप सब ने शायद देखा हो थोड़ा बहुत। तो कुछ हिस्टोरिकल भी कॉन्टेक्स्ट है उसमें, और पेशवाज के ज़माने का। तो आप जानते हैं कि जो वो किरदार निभा रहा है वो नाना नहीं है, और सच में मतलब ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन जो वो सत्य दिखाते हैं, या उनका कोई भी और प्ले ले लीजिए, सखाराम बाइंडर, हमेशा वो दिखाते थे कि आदमी का पतन किस तरह हो सकता है समाज में। या अंजी एक नाटक है, एक लड़की के ऊपर बेस्ड है। तो आप जानते हैं, जी जी, तो जो भी आप देख रहे हैं, खामोश अदालत जारी है, आप देख रहे हैं, अदालत है, कटघरा है, तो आप सब जानते हैं कि ये एक एक्टर है, और मतलब ये सच में ज़िंदगी में ये नाना फडणवीस नहीं है, या ये इस औरत का शोषण नहीं कर रहे हैं। मगर उस वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि पावर क्या होता है और पावर का अब्यूज़ क्या होता है, इतना पावरफुल होता है। तो थिएटर एक, मुझे लगता है, और ये फीडबैक जो आपको इमीडिएट मिलता है थिएटर में, वो बड़ी एक यूनिक चीज़ है जो सिनेमा में उस कदर की नहीं हो सकती है। अब आज ही मैं सोच रही थी कितने हमारे लोग ऑडियंसेस, कोरोना की वजह से ना हमारे प्रोग्राम्स में काफ़ी कम हो गए थे लोग आना,
और हर कोई यूट्यूब पे देख लेता था। मगर आज जो आप हम लोग को सुन रहे हैं, अब विनय जी बैठे हैं यहाँ, दुर्गेश जी और सब लोग बैठे हुए हैं, जो आपसे रूबरू हो के बात कर रहे हैं, उसका मज़ा ही और है। वो यूट्यूब और छोटे स्क्रीन में आप विनय पाठक को कैद करके देखें तो क्या मज़ा है, बताइए। आपके सामने बैठ के कोई आपसे सवाल जवाब करे, आप उनसे कुछ पूछें, वो आपसे कुछ लाइव एकदम बात करें, उसका मज़ा ही और है। तो वो सिर्फ थिएटर में ही मिल पाता है। और रही सिनेमा की बात, मुझे लगता है सिनेमा पे हम एक तरह का बहुत ज़रा बोझ डाल देते हैं हमारे फिल्म मेकर्स पे कि भाई हमेशा आपको एक सोशल मैसेज और रियलिटी दिखानी चाहिए, पर वो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो बना ही इसलिए मास मीडियम था क्योंकि बहुत सस्ता होता था। एक ज़माना था, जैसे 70s में मेरी एक किताब भी आने वाली है, सिनेमा ऑफ 70s पे। तो उस वक्त और कोई माध्यम ही नहीं था लोगों के पास एंटरटेनमेंट का, और टेलीविज़न धीरे धीरे शुरू हो रहा था, बाद में तो बड़े सीरियल्स आ गए और 80s में। तो एक चीप मास एंटरटेनमेंट का मीडियम था। हाँ, अगर उसमें आप सोशल मैसेज दिखा सके तो क्या बात है। जैसे बिमल रॉय जी के टाइम 50s में सिनेमा आता था, नियो रियलिज्म से इन्फ्लुएंस था, इटालियन और फ्रेंच सिनेमा से। आप सब जानते हैं बिमल रॉय जी, राज कपूर जी, जो ऐसी फिल्में बनाते थे जो सच्चाई दर्शाती थी। 2 बीघा ज़मीन आप ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं ये। मदर इंडिया ले लीजिए महबूब खान साहब की, दोनों में ही दिखाया जाता है कि किसानों की मजबूरियां कैसे होती थी, किस तरह उनका शोषण होता था, ज़मींदारी सिस्टम में कैसे उनको निचोड़ दिया जाता था। तो वो भी ज़रूरी था। मगर उसी तरह मुग़ल आज़म भी बनी। अब आप कहेंगे क्यों बनाई भाई, बट वो भी एक मतलब हिस्टोरिकल है। उसमें चाहे सच हो झूठ हो, अनारकली थी नहीं थी, उनका क्या रिश्ता था सलीम से, चाहे जो भी हो, मगर एक बनी फिल्म और बढ़िया बनी। आज भी हम देखना चाहते हैं साहब, हम उसको बैठ के एनालाइज घंटों तक करते रहते हैं कि क्या बनाई है बनाने वाले ने। या पाकीज़ा बनी, या 70s की कितनी सारी एंटरटेनिंग फिल्में बनी, अभी भी बनती हैं। मैं हाल ही में 2 पिक्चरों के प्रीमियम देखे मैंने। मैं, आप जानते हैं मैं बहुत शौकीन हूँ। कल मैंने वरुण ग्रोवर जी की नई फिल्म आई ऑल इंडिया रैंक। अब इतनी टॉपिकल, इतनी ज़रूरी फिल्म है क्योंकि कोटा में जो बच्चे जाते हैं कोचिंग सेंटर, आप जानते हैं कोटा में सुसाइड भी होते हैं। कितनी दुख की बात है, कितना ख़राब वो सिस्टम है, कितना प्रेशर पड़ता है बच्चों पे। और अभी विदु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म आई थी 12th फेल, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे। उस फिल्म के साथ मेरा भी थोड़ा योगदान था, मैंने थोड़ा उनको मतलब क्रिटिकल इनपुट्स दिए थे क्योंकि यूपीएससी की प्रक्रिया को मैं जानती हूँ अच्छी तरह। तो ये भी ज़रूरी फिल्में और अच्छी फिल्में बन पाती हैं। और कल ही आर्टिकल 370 का प्रीमियर मैंने देखा। अब वो भी एक मतलब एक सच है। अब आप उससे फिल्म मेकर के व्यू पॉइंट से एग्री करें ना करें, मगर बात तो करेंगे, क्यों नहीं करें। तो मैं ये समझती हूँ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, और साथ साथ अगर कोई मैसेज निकल के आती है या एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बनता है, जैसे एनिमल ले लीजिए, इतनी ज़्यादा बहुचर्चित फिल्म है, लोग काफ़ी उनको मतलब पसंद नहीं आई, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि बहुत मिजोजिनिस्टिक है और बहुत सारे उसमें तकलीफ़ दे व्यू पॉइंट है। मगर एक चलिए कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुई ना, कि आपने शुरू करनी बात शुरू की कि कैसे डिपिक्ट करना चाहिए था उनको, वेदर दैट इज़ रियल कि वो नहीं है या वो ख़राब व्यू पॉइंट है। मगर कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए एक और सवाल हो गया आपके सामने डिस्कशन के लिए, क्यों ना करें। तो मैं समझती हूँ दोनों में, थिएटर में भी और किसी हद तक फिल्मों में भी रियलिटी आ सकती है। मगर हमें हमेशा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फिल्म मेकर हमेशा कुछ मुद्दा ही उठाए। तो जी, ब्यूटीफुली समड अप निरुपमा कोटरू मैम। इसीलिए मैं देखिए मैम की तारीफ करती हूँ क्योंकि जब भी मैम वेन एवर शी स्पीक्स इट्स अबाउट एन इंसाइक्लोपीडिया, नॉट ओनली अबाउट सिनेमा बट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट आइडियाज। तालियां तो बनती हैं साथियों। निरुपमा मैम धन्यवाद। इसी के साथ, इसी तालियों के साथ एक बार फिर पुनः हम विनय पाठक जी का स्वागत करते हैं। हकीकत और ख्वाब की जो कश्मकश चल रही है, यहाँ आप सिनेमा और थिएटर को कैसे देखते हैं? स्वागत है आपका जश्न अदब पर। विनय पाठक जी प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं क्योंकि इतनी रात को आप लोग हाउसफुल ही लग रहा है भाई आज तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर बैठे रहे और आज रील देखने नहीं गए, आप रूबरू हमारी बात सुनने आ गए हैं। बहुत से लोगों की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सारी रोशनी मेरी तरफ है। मैं चाहता हूं आपकी तरफ भी थोड़ी रोशनी जाए
ताकि हम देखें कि आप लोग कितना बोर हो चुके हैं। दूसरी बात, आपने कुछ सवाल पूछा कि थिएटर और सिनेमा। हकीकत और ख्वाब की जो कश्मकश हमेशा रहती है, हाँ। इसमें आप सिनेमा और थिएटर को सर कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ टिकट मिल जाती है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उसको ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम देखिए, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, जहाँ डिस्काउंट में मिलती टिकट वहाँ अच्छी बात है। अगर दोस्तों का नाटक होता है तो पास मिल जाता है ना। तो बात क्या है ना कि बात उसका अन्वेषण करने से ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है बात ये कहना कि हम किसी भी तरह के साहित्य से कितना जुड़े हैं आज। पहले जब सिनेमा नहीं था तो किताबें पढ़ते थे, फिर सिनेमा आया तो धीरे धीरे किताबें पढ़ना लोग छोड़ दिया लोगों ने, फिर टेलीविज़न आया तो और मतलब कॉमिक बुक्स पढ़ने लग गए। तो अब तो कॉमिक्स बुक्स पे भी फिल्में बन रही हैं। तो कह रहे हैं कि कॉमिक्स बुक भी मत पढ़ो, हम ही दिखा देंगे तुमको आयरन मैन। तो इतना होने के बावजूद ये सारी विधाएं जो हैं वो अभी भी व्याप्त हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हम सिनेमा भी देखते हैं, हम थिएटर भी देखते हैं, हम किताबें भी पढ़ते हैं, हम साहित्य भी पढ़ते हैं, हम गुलशन नंदा भी पढ़ते हैं, हम प्रेमचंद भी पढ़ते हैं। तो हर तरह का साहित्य है, दे आर ऑल को एग्जिस्टिंग टुगेदर। तो अब वो मंच जहाँ पे ये विवाद हो रहा हो कि भाई सिनेमा बेहतर है, ये बेहतर वाले विवाद में तो मतलब जैसा कि मैंने बताया, जहाँ टिकट मिलेगी मैं देख लूँगा। सब बेहतर है जिसकी टिकट मिल जाए। The show must go on. That's why it is always said. Okay, once again a common one both Nirupama ma'am and Vinay sir. कहा जाता है कि भाई सिनेमा हो या थिएटर हो, हमारी जिंदगी के पहलुओं को उजागर करती हैं। लेकिन जब एक दर्शक के रूप में या एक पाठक के रूप में जब मैं देखूं, चाहे अडेप्टेशंस हो, ट्रांसलेशंस हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट जाती है। कितनी ईमानदारी रहती है सिनेमा व थिएटर में इस सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को उजागर करने में? ये बहुत ही अहम और कठिन सवाल है, इसलिए मैं निरुपमा जी को कहता हूँ। ये सही नहीं है। मैम, यू बीन देयर इन द सेंसर बोर्ड, राइट? सम इनसाइड की जो हकीकत और ख्वाब की जो कश्मकश है, हाउ डू यू ब्लर दैट? हाउ डू यू रियली वर्क ऑन दैट? देखिए, क्योंकि आपने अडेप्टेशंस का मुद्दा उठाया, तो अडेप्टेशंस मुझे बहुत वैसे मुझे बहुत पसंद है कि मैं सोचती हूँ इतने सारे हमारी भारतीय भाषाओं में इतने अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे गए हैं, तो उसको क्यों ना आप स्क्रीन पे दिखाएं। और किसी हद तक बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने किया भी है। जैसे मुझे जो याद आते हैं अच्छे, ऑफ कोर्स देवदास तो बहुत बारी बनी है, आप जानते हैं शरतचंद्र जी का इतना फेमस उपन्यास है कि उसके एडेप्टेशन बनते ही जा रहे हैं। मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, के.एल. सहगल साहब, फिर इनकी आई थी विमल रॉय, और यहाँ तक कि देव डी तक हम आ गए संजय लीला भंसाली के साथ चलते चलते, और अनुराग कश्यप तक पहुँच गए, और अब और शायद और भी बनने वाली हैं। तो इतना पॉपुलर उपन्यास है। और है क्या, वो एक कहानी आप देखें तो बड़ा सिंपल है। एक अल्कोहलिक है और एक लूज़र किस्म का आदमी है जो अपनी उस लड़की के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता जो जिसने अपने प्रेम के लिए हमेशा उसके साथ खड़ी रही, और वो उसके साथ भी ना रह पाया। मगर कुछ है उस कहानी में इतना आकर्षक कि सब बनाना चाहते हैं। अब प्रेमचंद जी की कहानियाँ ले लीजिए, शतरंज के खिलाड़ी उनकी थी, उस पर सत्यजीत रे जी ने खुद बनाई, और उनकी पहली और एक ही हिंदी फिल्म ऐसी थी जो उन्होंने बनाई। और सदगति पे फिल्म बनी थी, टेलीफिल्म। बासु चैटर्जी जी का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, खासकर 70s के उपलक्ष्य में। वो खुद स्क्रीन राइटर थे, तो जो खुद लिखता है उसका स्क्रीन प्ले हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो उन्होंने पहले बनाई थी सारा आकाश 1969 में, जो राजेंद्र यादव जी के उपन्यास पे बेस्ड है। और राजेंद्र यादव जी, कमलेश्वर जी, ये सब नई कहानी मूवमेंट से जुड़े थे हिंदी लिटरेचर में, जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन आया था, जो सिंपल कहानी, रियलिस्टिक कहानी, जब ये दौर शुरू हुआ। क्योंकि जब हमारा देश 50s 60s इंडिपेंडेंस के बाद धीरे 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 जब औरतों ने काम करना शुरू किया, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस वक्त ये कश्मकश जो औरत मर्द के बीच में, और शादी हो गई। सारा आकाश की अगर आप लोगों ने पढ़ी है किसी ने उपन्यास, तो एक वो अनएम्प्लॉयमेंट पे है, एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, और उसकी जो बीवी आती है वो पढ़ी लिखी होती है। तो उनका जो डायनामिक्स एक होता है ना, जो शादी मैरिज में जो डायनामिक्स कहते हैं, मैन वुमन, उसको कितनी ब्यूटीफुली बासु चैटर्जी ने अडेप्ट करके बनाया।
और 1969 में शायद आई थी। और उसके बाद उन्होंने राजेंद्र यादव जी की वाइफ मनु भंडारी जी, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त फेमिनिस्ट ऑथर थी, उनकी एक कहानी थी यही सच है, उसको रजनीगंधा में बनाई, बासु चैटर्जी ने लिखी। और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट इतनी अच्छी पावरफुल हिंदी फिल्म है जिसमें एक औरत को प्रोटैगनिस्ट बना के उसकी नौकरी के चलते वो बम्बई जाती है, उसके साथ क्या होता है, और फिर वो इस कश्मकश में है कि मैं वापस दिल्ली जाऊं अपने जो मेरा फेथफुल फियांसी है उसके पास, कि बम्बई आके नौकरी करूं जहां पे उसको उसना पुराना कॉलेज के टाइम का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। मतलब आप सोचिए ये कब रिलीज़ हुई थी, 74 में। कितनी प्रोग्रेसिव थॉट थी तब की। तो इस तरह उपन्यास पे ये जो, क्योंकि क्या होता है, लिटरेचर हमेशा आगे रहा है, मुझे लगता है 2 दशक आगे रहा है लिटरेचर हमेशा। इतना प्रोग्रेसिव लिटरेचर है हमारे देश में, अलग अलग भाषाओं में हम पढ़ना शुरू करें तो कोई अंत ही नहीं है, मतलब महासागर है। और फिल्में तो कैचअप करते करते बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फिल्में, आई एम सॉरी टू यूज़, जो मसाला वर्ड एक आता है फिल्मों से जुड़ा हुआ, तो उसमें मसाला डाल दे तो सब देखना चाहते हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए 2-2.5 घंटा। तो मसाला फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा उतना कठिन भी नहीं है, उसमें मेहनत शायद थोड़ी कम है, उपन्यास में ज़्यादा मेहनत है। अब धर्मवीर भारती जी का एक बड़ा कठिन उपन्यास है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा तो इतना कठिन उपन्यास है, उसको समझने में टाइम लगता है, मल्टी लेयर्ड है, बहुत ही धीरे धीरे उसको समझ सकते हैं हम लोग। और उसको श्याम बेनेगल जी ने बनाई। अब उसके लिए उस डायरेक्टर भी उस लेवल का चाहिए जो समझ सके कि वो क्या कहना चाहते हैं इस किताब के द्वारा, उपन्यास के द्वारा। तो मैं समझती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई फिल्म मेकर इतना प्रयास करके अच्छी अच्छी हमारी उपन्यासों से अलग अलग भाषाओं में से लेके सब्जेक्ट बनाए, क्योंकि उसमें आपको बहुत प्रोग्रेसिव थॉट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और मसाला फिल्म बनाना, मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा कॉमिक बुक पे भी वो फिल्म बन रही है, वो थोड़ा आसान है। विनय जी, लेट मी कम टू यू। अब ये इंस्टा रील की दुनिया आ गई है। अच्छा, अब वो उस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना है ना अब? बहुत आप बहुत ये वाला इस बात पे जोरदार तालियां। ये क्या है ना कि ये स्कूल के ज़माने से मैंने सीखा था कि जो मेधावी छात्र है उसके बगल में बैठ के परीक्षा दो। क्या बात, ठीक है ना, कि कई बार क्या होता है कि एक एनर्जी ऐसी आती है कि देखने से लग रहा है कि मैं भी बहुत जानकार हूँ। मैं निरूपमा जी के साथ बैठा हूँ, मैं भी बहुत बुद्धिजीवी लग रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले मैं नहाया भी हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कठिन सवाल ना देने के लिए। लेकिन एडाप्टेशन पे बात चल रही थी, तो मैं एक जगह थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा कि देखिए, साहित्य जो है वो हमेशा हर दौर में लिखी जाती रही है, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि ये जो फिल्म है ये किस कहानी पर आधारित है या किसने अडेप्ट किया। अभी देखिए, रोमियो एंड जूलियट आज 100 साल से अडेप्टेशन चल रहा है उसका, ठीक है। फिर बॉबी भी बनी थी उस पर, फिर मतलब वो हर पीढ़ी के नए युवा युगल जोड़ों के प्रेम में जो कठिनाई आती है वो शेक्सपियर 300 साल पहले लिख के चले गए। मतलब कुछ चीज़ें अभी भी मतलब हैं कि जहाँ यंग लोगों की मोहब्बत की बात आती है, जैसे ही आप अभिभावक बनते हैं आप कठोर हो जाते हैं, अपना टाइम भूल जाते हैं आप, ठीक है ना। तो वैसे ही बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि हैमलेट का एडाप्टेशन, हैमलेट जो कि सबसे कठिन नाटक माना जाता है शेक्सपियर का, लेकिन बनाने वाले ने द लायन किंग बना दिया, और लायन किंग देख के आपको लगा ही नहीं कि ये हैमलेट का एडाप्टेशन है, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग है, उसका इमोशनल कनेक्ट इतना स्ट्रांग है, आपको उस लायन किंग के किसी भी एक सीन से आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो इतना अच्छा गढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स एनिमेशन है, लेकिन उसकी शुरुआत उसका जो बेस है, उसका आधार हैमलेट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई ऐसी अच्छी फिल्में हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहित्य जो है, गूढ़ साहित्य भी कठिन ही हो, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि है तो आखिरकार ह्यूमन इमोशन पर ही आधारित है, ठीक है। तो अगर आप ब्रदर्स कारमाजो पढ़ेंगे दोस्तोव्स्की का,
या उसको अडेप्ट करके करम जले भाई पढ़े ठीक है ना, वो अडेप्टेशन पे है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आधुनिक युग में अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अब जो आपका सवाल आने वाला है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। ये जो रील्स आजकल बन रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना कायल हूँ उस 30 सेकंड में जो कहानियाँ कह रहे हैं, जो अच्छी रील्स बना रहे हैं, वो 30 सेकंड में जो शुरुआत मध्य और अंत होता है एक कहानी का। माइक ऐसे रखूं, यही है ना? अच्छा, तो ऐसे सुनाई दे रहा है आप लोगों को? उधर तो शांति चल रही है भाई, कोई बोल दो जोर से। अच्छा, ताली। आपने इन लोगों को जो ताली बजाने के लिए ट्रेन किया है ना, बहुत पहले मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक मदारी को देखा था उसने इतना अच्छा ट्रेन किया था, आधे घंटे में वो लोग तो ताली बजाते थे, बंदर भी ताली बजाता था नहीं, लेकिन अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए ये जो पेट्रनाइजिंग आप कर रही हैं, ऐसे दर्शकों को तैयार करना भी बहुत आवश्यक है कि ये जो हमारे दर्शक हैं, अगर ये ट्रेंड रहें तो ये हर तरह के साहित्य को देखेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। अब आप पूछिए, क्या सवाल पूछ रही हैं? मेरा ये सवाल था अभिनय जी कि अब जो हकीकत है वो कुछ रील में बंद हो गई है। 2 मिनट की उस 1.5 मिनट की उस रील में हमें सब बता दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि भाई मैं कहीं मेले में गई और मैंने सब ये देखा और बात ख़त्म हो गई। तो ये जो सिनेमा और जो थिएटर के बीच एक कश्मकश चल रही है, क्या हकीकत है, क्या सही है, वास्तविक है, क्या ये अब और मुश्किल हो गई है? अब मुझे नहीं लग रहा है कश्मकश चल रही है, पता नहीं आप कौन सा चैनल देख रही हैं ये लड़ाई तो बिल्कुल नहीं चल रही है, नहीं चल रही। सामंजस्य चल रहा है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, सामंजस्य चल रहा है। आज जितने स्मार्ट फिल्म मेकर्स हैं, उन सब लोगों ने रील बनाने वालों की प्रतिभा पहचान ली है। ठीक है ना? पहले होता था कि अरे आप 30 मार खाए हैं, 3 साल पढ़ेंगे एडिटिंग, तब आप सिनेमा समझ पाएंगे। जय हो। ठीक है ना? अभी वो नहीं गया है सिनेमा स्कूल, 14 साल का बालक है, वो दनादन रील बनाया जा रहा है, और क्या तो एडिटिंग है उसकी, और बहुत ही कमाल, एक FCP पे उसने डाउनलोड किया। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी IT इंडस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा प्रखर और परिपक्व हो गई है कि उसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। करने की क्या ज़रूरत है? आपको ऐसी पीढ़ी तैयार करने की ज़रूरत है जो अपने बूते पे इमेजिन कर सके, है ना? वो जो स्वावलंबी सोच जिसको कहते हैं, जी हाँ, जो हमारे जहन में इतनी ताकत है कि हम कोई भी कल्पना कर सकते हैं। कहानीकार वही बनता है, साहित्यकार वही बनता है, पेंटर वही बनता है, म्यूजिशियन वही बनता है। जब आपकी कल्पना करने की शक्ति जो है वो दिनों दिन प्रखर होती जा रही है, उसके लिए आप रील बना लें, उसके लिए आप दंड बैठक कर लें, उसके लिए आप घूम के आ जाएं, सैर सपाटे कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई कश्मकश है, मुझे लगता है कि सामंजस्य है एक। और इसलिए आप देखिए कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं आज। अगर आपके पास एक कहानी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फिल्म ही बनाए, क्योंकि आपके पास माध्यम नहीं है, मीन्स नहीं है, लेकिन आपको वो कहानी कहने के लिए कई खिड़कियां हैं। आपके ऊपर है आप कौन सी खिड़की खोल के अपनी कहानी कहना चाहती हैं। जी, आप सब लोग भी बना सकते हैं जी अपना अपना रील। बहुत अभी वाला मत बनाइएगा बहुत गहरी बात करी। तो फिर आगे भविष्य कैसे देखते हैं निरुपमा मैम? एवरीवन, भविष्य अगर मैं देख सकता तो मैं यहाँ नहीं बैठा रहता अभी। ठीक है, अभी मैं वो जो है ना, वहाँ पुरानी दिल्ली में एक चोर बाजार करके रेस्टोरेंट है जहाँ कश्मीरी खाना मिलता है। ये इन्होंने आदत डलवाई है मुझे, और मैं शाकाहारी हूँ फिर भी वहाँ जाता हूँ शाकाहारी भोजन करने। तो अगर मैं भविष्य देख सकता तो मैं खुद को वहाँ देखता अभी। विनय जी जब बात करते हैं तो उसमें इतनी सारी प्यारी बातें होती हैं कि हंसना मुश्किल, हंसने को रोकना मुश्किल हो वैसे जाता I है। was dropping a hint, but that's okay. विनय जी, द कॉल हियर इज कि आप सिनेमा और थिएटर, OTT, वेब सीरीज, इतना सारा कंटेंट है, लाइफ की रियलिटीज इतनी डिफरेंट हैं कि आज सुबह जो है शायद वो शाम को नहीं है। हाउ डू यू देन रियली सी आर्ट एज अ मीडियम टू कैप्चर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज? It's the only medium ओके, because there are no other mediums.
Because whatever you do to try and capture any kind of imagination, that's the process itself is art. चाहे आप पेंसिल लेके एक चित्र बना दें या वहाँ से श्रीकांत जी की फ़ोटो खींच के उसकी 4 प्रकार बना के उसका डुप्लीकेट बना के उसका भी स्केच आजकल कंप्यूटर में बन जाता है और फिर आप चांदनी चौक पे बेचने लग जाएं, कितनी बिकेगी भाई क्या तो मूछें हैं श्रीकांत जी की। तो कहने का मतलब कि आर्ट जो है हम सब के अंदर एक कला है, इसीलिए हमें ज़बान जो दी गई है प्रकृति से, हमने उससे भाषा निकाली और हमारी अपनी भाषा है, किसी और की अपनी भाषा है, दूसरे देश में रहने वाले लोगों की अपनी भाषा है और हमने ही बनाई है। तो सोचिए हम कितने बड़े कलाकार हैं, है ना। तो माध्यम कुछ भी हो, हर इंसान के अंदर मुझे लगता है कि एक कला छिपी है, वो उसका सृजन कर सकता है और नहीं है तो वो कला का आनंद ले सकता है। दर्शक बनना भी बहुत आसान काम नहीं है देखिए ये लोग 1 घंटे से बैठे हैं बेचारे, किसको भूख लग रही है, किसको प्यास लग रही है, लेकिन बैठे हैं। आपने सिखा दिया ताली बजाना। इतना जी हाथ में भैया। वेरी वेल सेड विनय सर, वेरी वेल सेड कि इवन दर्शक बनना भी आसान नहीं है। और हाँ, हमारा जीवन भी एक रंगमंच है, हमारा जीवन भी एक सिनेमा की कहीं ना कहीं कोई कहानी है। विद दैट लेट्स ओपन अप द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस। आप यू कैन रेज योर हैंड, आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स Is it possible to at least turn one of this so that we could interact? Yeah, see the faces that they're asking the question in distress or happily. And yes, we have with us on stage Vinay ji, Shrikant ji, Durgesh ji, Nirupma ma'am. और अब आपके सवाल, please raise your hand and yeah, हाँ, ma'am if भाई you can लाइट वाले नहीं, हम भी कर सकते हैं भाई, लाइट का काम हमने भी सीखा come है। forward. आइए। I know you have to use the mic because I have a professor's throat, so I can be loud, but you have to use the mic. Come. हेलो सर। सर आपका कोई भी फेवरेट डायलॉग फिल्म का, किसी भी फिल्म का फेवरेट डायलॉग। आपका नाम? शिखा जी, आपको इतना अच्छा अवसर मिला है सवाल पूछने का और आप मुझसे डायलॉग बोलने के लिए, उसके पैसे मिलते हैं भाई। आप ऐसे मंच पे आई हैं जो साहित्य की गोष्ठी है और यहाँ आप फी तो नहीं दिया ना इन्होंने, आपने पैसे भी नहीं दिए, तो मुझसे डायलॉग नहीं, मुझसे कुछ सवाल पूछिए ना जिसका उत्तर मुझे ना आता हो, ताकि मैं अपने बड़े बूढ़ों के चरण छू के उनसे उसका उत्तर लेके आपको बताऊं। सर आपने पहले कहा था ना कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, इसलिए मैंने कहा इजी पूछ रहा हूँ। ये आसान, क्या बात, वाह, आप जरूर दिल्ली की हैं, है ना, इसीलिए मतलब हाजिर जवाबी सिर्फ दिल्ली वालों में ही है, सुनने की भी और बोलने की भी। मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे फिल्मों के डायलॉग्स मेरे अपने याद ही नहीं रखते। जैसी फिल्म की शूटिंग ख़त्म करता हूं मैं मिटा देता हूं अपनी स्मृति से, क्योंकि पता नहीं वो चले ना चले, क्यों उतना उसका भार हम ढोएं, समझ रही हैं। अब आप लोगों को कोई डायलॉग याद है तो बोलिए, मैं बोल दूंगा फिर से। सर जिस मूवी में था आपका, जिस्म में? महेश भट्ट जी की लाइंस थी, उन्होंने बोला था कि उन्होंने वो डलवाई थी वो कि दो कुछ अरे कुछ ऐसे करके। उसमें तो बिपाशा बासु जी हैं सर आपका डायलॉग और आपको मैं याद आ रहा हूँ कमाल है जान इब्राहिम जी भी हैं उसमें, बताइए। था वो डायलॉग आपका। हाँ, हर इंसान के अंदर एक कुत्ता होता है, हाँ, छोटा कुत्ता बड़ा कुत्ता नहीं, अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता। देखिए डायलॉग तो आपको मालूम है, मुझे तो आपसे इल्तिजा करनी चाहिए कि क्या आप मेरे फिल्मों की डायलॉग बोल सकती हैं? ये आप बोलो सर। नहीं, मुझे नहीं मतलब आप बोलिए तो मैं बोल दूंगा। हर इंसान के भीतर 2 कुत्ते होते हैं, नस्ल मुझे पता नहीं है, एक स्ट्रीट डॉग होता है, एक अल्सेशन होता है, ऐसा ही है ना कुछ, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है, ऐसा कुछ। देखिए डायलॉग मैं कितना, अगर ऐसे कोई देख लेना फिल्म मेकर, तो जो भी पैसे मुझे मिलते हैं ना फिल्मों में, वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। मैडम आप मेरे पेट पे लात मार रही हैं बट थैंक यू सो मच। Okay, there's a question and Vinay ji, why आप ये आप एक और ये कुछ सवाल आप लोग ये महान कलाकारों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जवाब अच्छा साहित्यिक देंगे ये लोग, मेरी तरह से मूर्खता वाला जवाब नहीं मिलेगा आप लोगों को। नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं Yes. सर। मैं देखिए कोई भी सवाल आएगा मैं पलट के आप पे देता हूँ। पूछिए नेक्स्ट सवाल मैडम। नमस्कार सर।
सर आपके डायलॉग्स की बात हो रही है तो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है आपकी चलो दिल्ली। तो उसका बहुत ही आपका फेमस डायलॉग है जो आपने बार बार रिपीट किया है, जो कि हमारे सबके जीवन में भी है। हम इतने परेशान रहते हैं ना, तो आपका फेमस ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कौन सी बड़ी बात वाह, हो वाह। गई? इनके लिए जोरदार तालियां भाई। आपको डायलॉग याद है, क्या जी, बात जी। है। सर, श्रीकांत मैंने जी वो- के लिए कोई सवाल है? जी 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 सर। सर मैंने इनकी मूवी जो बड़ी अच्छी लगी है मुझे, हर बार जब मैं देखती हूँ तो बड़ी रियलिस्टिक मूवी है वो, सुई धागा। क्या बात है, क्या बात है। जी, सुई सर। धागा बहुत अच्छी फिल्म है। जिसके अंदर ये हमेशा पीछे की तरफ मुंह करके डायलॉग बोलते हैं। जी। जी तो उसकी सर, कहानी उसकी बताइए। कहानी थोड़ी हमें बताइए। जी सर, प्लीज सर। थैंक यू। उसकी कहानी ये थी, मतलब हुआ क्या था कि मैं जब वहाँ गया था यशराज में। हाँ नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपने ही मेरे पर ये सब चीज़ें डाली हैं। क्या हुआ यशराज में, वहाँ उन्होंने एक कहा कि श्रीकांत जी हम एक कैरेक्टर आपके लिए सोचे हैं। तो वो था वरुण के फादर का। तो जो रघुवीर जी ने किया था, दादा ने, उन्होंने, रघुदा ने, वो सारी चीज़ें वो देख चुके थे। मैं लग ही नहीं रहा था, मतलब 60 तक नहीं वो हो पा रहा था। तब मुझे शरद कटारिया ने कहा कि आप फिल्म में ज़रूर हैं, आप रहेंगे। तो एक कैरेक्टर लिखा गया था, वो गढ़ा गया था वो कैरेक्टर। तो वो सीधा था पहले, कहा किसने, आपने पूछा ना, वो सीधा था, वो सीधा बैठता था पहले। मैं जब गया चंदेरी, तो चंदेरी में वहाँ जैसे मैं पहुँचा तो वो लोग पता नहीं क्या प्लान कर चुके थे कि वहाँ उन्होंने किसी भोपाल में किसी पान वाले को देख लिया था, वो उल्टा बैठता था। भोपाल में है तो उल्टा बैठता था। उनके दिमाग में आया कि इस कैरेक्टर को इसको करते हैं। जैसे मैं पहुंचा तो वहाँ वरुण और अनुष्का और शरद बैठे थे। बातचीत हुई, मिलने के बाद उन्होंने कहा श्रीकांत जी हमने कुछ सोचा है। मैंने क्या सोचा है? कहते आपके कैरेक्टर के बारे में सोचा है कि इसको हम ना उल्टा बैठाएंगे। मैं उठा, मैं जा रहा हूँ। कहते मतलब? नहीं यार, जब चेहरा ही नहीं दिख रहा मेरा तो किसी को भी बैठा दो ना यार। तो कह लगे नहीं आप बैठो बैठो। मैंने नहीं, अब पूरी फिल्म में मुझे बैठाएंगे क्या उल्टा? कहते हाँ पूरी फिल्म में। यार ये क्या मतलब हुआ? तो तब अनुष्का ने कहा नहीं सर, अभी हम लोगों ने बैठ के बातचीत की थी, इसको ना बाद में लास्ट में रिवील करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन शरद ने कहा कि श्रीकांत जी कुछ करते हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट है और अभी तक नहीं हुआ और इसको, और ये भी देखिए। मैंने कहा अच्छा इसको आप कैसे करेंगे? क्या लगा वो हमें नहीं मालूम, वो मेरे ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या था कि जब सीन था, शूट हुआ, तो आप फ्रंट से लेते हैं, कैमरा फ्रंट पर होता है, लेकिन जब बैक साइड में आएगा तो क्या होगा? अब यहां क्या हुआ कि पहले ही सीन में जैसे ही फ्रंट और बैक की बात आई तो शरद ने कहा श्रीकांत जी इस सीन से अभी हम आपको हटा रहे हैं क्योंकि अभी सोचना है कि कैसे करें। मैंने कहा ऐसे अगर होता रहा, एक सीन से हटा, फिर मैंने कहा यार ये तो पूरी फिल्म से हट जाएगा क्योंकि हर बार कैमरा बैक में जाएगा। तो बाद में फिर मैंने उसको डिवाइस एक निकाला था, वो जो था, तो बड़ी मुश्किल से वो कैरेक्टर किया था, बहुत मुश्किल से बचाया था। ये कहानी उसकी ये थी। तो लेकिन बाद में लोगों ने मतलब उसको याद रखा, ये चीज़ आपने याद रखा, अच्छा था। इनका नाम पूछिए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, जी थैंक ने यू याद लक्ष्मी जी। कोई और हर सवाल? दिवाली में कहते हैं कि काश हमें लक्ष्मी जी याद आ जाए। देखिए आपको लक्ष्मी जी ने याद रखा है। आपका इस साल बहुत। अगला सवाल भी आप ही पूछेंगी लक्ष्मी जी? कोई और सवाल? कि सरस्वती जी को भी पूछने दीजिए। कोई और देवी नहीं है या देवता ही सही? वो हाँ? आई आइए। हाँ अच्छा, नमस्कार। एक्चुअली मेरा नाम हिफात जलाल सिमून है। नॉर्मली क्या है? जो मेरा क्वेश्चन है थोड़ा गंभीर है कि अच्छा आज- गंभीर इधर। तो किससे सवाल किससे पूछ रहे हैं आप?
आप सभी को सब बोल से सकते हैं। अच्छा, कोई भी दे सकता है। हाँ, कि आजकल ना फिल्म में एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया है, तो एज ए एक्टर आप लोग मतलब कैसे देखते हैं और कैसे ओवरकम करेंगे, तो क्या ये आप बता सकते हैं आप लोग? मतलब कि पक्षपात आ गए कि हाँ ये हम ऐसे फिल्म बनाएंगे, वो ऐसा फिल्म बनाएंगे, तो आप लोग तो एक्टर है, आप लोग के लिए तो ये डिफिकल्ट होगा कि हाँ हम इस फिल्म में रोल करेंगे तो हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल बाधा आ सकता है, अलग फिल्म में करूँगा उसके देखिए लिए आप- दादा, आपने ऐसा सवाल पूछा कि सब मैदान छोड़ के भाग गए। ठीक है, इसीलिए बोला कि ये गंभीर सवाल तो है। मैं आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ। आपको जो भी फिल्म राजनीतिक लगती है, पॉलिटिकल लगती है, वो पॉलिटिकल बाद में है, उस फिल्म में कहानी पहले है। और कोई भी कहानी आप उठा के देख लेना, उस कहानी में एक ऐसा सामाजिक तत्व है जिसमें राजनीति की बात होती है। राजनीति कहाँ से होता है? जहाँ समाज है वहीं तो है राजनीति। अभी तो मैं लायन किंग का एग्जाम्पल दे रहा था, उसमें भी पॉलिटिक्स है भाई। लायन किंग अगर आप देखें उसमें भी पॉलिटिक्स है, आप हैमलेट पढ़ें उसमें भी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? अब आप कहेंगे बिना पॉलिटिक्स के फिल्म बनाओ, वो बहुत कठिन हो जाएगा दादा। ठीक है, इतना टैलेंट मुझे नहीं लगता है किसी के पास है कि वो बिना सोशल और पॉलिटिकल और इमोशनल इश्यू के को वो फिल्म बनाए। तो वो तो यही फिल्म बनाएगा कि ये दो बोतल यहाँ रखे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बात करना शुरू करेंगे चीज़ें सामाजिक हो जाएंगी। क्योंकि हमें कहानी समझने की तमीज़ ही उन्हीं स्केल से आती है कि देयर इज समथिंग पॉलिटिकल, देयर इज समथिंग सोशल, बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो स्टोरी। अगर कहानी में तनाव नहीं है, कहानी में कठिनाई नहीं है, तो फिर वो कहानी नहीं है। अगर कौवा उड़ते हुए जा रहा है, उसको प्यास लगी है, वो नीचे आता है, घड़े में पानी बहुत सतह में है, तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है कि वो पानी कैसे पिए। तो वहाँ पे वो एक सामाजिक कहानी भी है। फिर आप उसको पॉलिटिकल भी बना सकते हैं कि ये किस राज्य का घड़ा है जो नीचे जा रहा है, उनको तो इतना दिया गया था पानी का बजट, क्यों नहीं भरा हुआ है अभी तक। तो है ये कहानी, हर कहानी में राजनीति है, हर कहानी में सामाजिक कठिनाइयाँ हैं। ये मतलब हर कहानी में है, बहुत पहले से। तो आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर दौर में आप हर 5 साल में एक ऐसा दौर आता है जो आपका जो भी सोशल सिचुएशन है उस पे कहानियाँ बनती हैं। इसके पहले भी जो सोशल सिचुएशन थे उस पे कहानियाँ बनती थी, अभी भी बनती हैं। किसी एक्सीडेंट पे कहानी बनेगी, कई बार सच्ची घटनाओं पे आधारित चीज़ों पे कहानी बनती है। वो तो मतलब बनती जाएगी, उसमें मुझे कोई कोताही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके सवाल का जवाब अच्छे से दिया मैंने, चलिए मुझे अच्छा नंबर दीजिएगा दादा। एक चीज और भी है कि जो हमारी जो पौराणिक कहानियां भी हैं, जो पहले की, यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ है, रामायण भी तो वही है, राजनीति उसमें राजनीति थी ना, उसमें भी महाभारत भी वही है। तो राजनीति हाँ, उससे तो आप बिल्कुल आप बच ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि समाज जहाँ है, जहाँ किस पर राज होगा, समाज पर होगा राज, उसको राज करने की राजनीति वो। तो एक कहानी भी शुरू में जाती है, एक था राजा एक थी रानी, तो शुरुआती, तो इसलिए इससे तो आप नहीं बच सकते हैं राजनीति। कोई और सवाल? कोई और आसान सवाल पूछने वाले लोग? ऐसा आपका भी हो नाम सकता और है आपका कि सवाल। हम आप तक माइक लेके आ जाएंगे अगर आपको यहाँ नहीं आना तो, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। सर मेरा नाम राज है। राज हाय राज। सर, मैंने अभी आपकी रिसेंटली मूवी देखी मैरी क्रिसमस, अच्छा, तो मुझे अच्छी लगी और थिएटर में बहुत रेस्पॉन्स अच्छा था। तो सर मेरा सवाल ये था, जैसे श्री राम राघवन सर उनकी सिनेमा है और जैसे हमें फीडबैक मतलब व्यूअर्स से जैसे मिल रहा है हमें, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें मुश्किल पिक्चरें ज़्यादा पसंद आ रही हैं? क्या सिंपल स्टोरीज ऑडियंस को आजकल थोड़ी नहीं उतनी भा रही हैं? कि कोविड में थोड़ा सा हमने वैसा देख लिया है, तो क्या ये हो गया ऑडियंस का माइंडसेट कि थोड़ी मुझे हिला दे तो ही मुझे पसंद आएगी, या फिर सिंपल स्टोरी का सर स्कोप है या नहीं है? राज जी, ये जो सवाल आपने पूछा है ना मुझसे, जी सर। ये दरअसल मुझे पूछना चाहिए दर्शकों से। ठीक है ना, आपने मेरे तहत ये सवाल सब लोगों से पूछा है कि आपको चाहिए क्या, ये पूछ रहे हैं ना आप। जी सर। कि हम कौन सी थाली परोसें आपको,
आप नॉनवेज खाएंगे कि आप वेज खाएंगे, आप रोटी वाला खाएंगे, पुलाव वाला खाएंगे, कश्मीरी खाएंगे, गुजराती थाली खाएंगे, राजस्थानी थाली खाएंगे, ये कन्नडिका थाली खाएंगे या आंध्रा थाली खाएंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके आप कोलकाता की थाली खाएंगे या मणिपुर का खाना खाएंगे, क्योंकि व्यंजन तो बहुत है हमारे पास, कहानियाँ भी बहुत हैं हमारे पास। तो क्या है कि जिस ट्रेंड की बात कर रहे हैं वो ट्रेंड सेट ऑडियंस करती है ना। तो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो मतलब एज अ मेकर मैं दे देता कि, लेकिन मेकर मैं हूँ नहीं, मेकर श्री राम राघवन साहब हैं और बाकी लोग हैं। मेरा ये मानना है, इसके पहले कि मैं निरुपमा जी को दूँ ये बोलने के लिए, मेरा ये मानना है कि जो भी कहानी जब भी बनती है अगर वो प्रचलित होती है तो एक थोड़ा बहुत ट्रेंड चलता है उसका, लेकिन वो एक लीक है। आफ्टर अ पॉइंट दैट ऑल्सो गेट्स ओवर एंड वी गेट ऑन टू another kind of story, another kind of structure. There is no set rules or regulations कि बरसात आएगी तो उसमें हम पकौड़े की कहानियाँ ही सुनेंगे सिर्फ, ऐसा नहीं है। पकौड़े खाएंगे लेकिन कहानियाँ हर तरह की सुनेंगे हम। यस, थैंक यू सर। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग राज, क्योंकि मैंने ईयर राउंड अप जो 2023 था ना, उस पर एक आर्टिकल लिखा था ईयरली राउंड अप पे। क्या हुआ था कि मुझे याद है 2022 में शायद भोपाल में जो हमारे जश्न अदब में पीयूष मिश्रा जी के साथ एक सेशन था, तब ये बात हो रही थी कि अब साउथ की फिल्मों का दौर चल रहा है। आपको याद होगा पुष्पा, RRR, बड़ी सुपर हिट ज़बरदस्त पैन इंडियन फिल्में चली थी, है ना। तो एक टाइम में आया था, सबने कहा हिंदी सिनेमा तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। मगर 2023 में पहली बिगेस्ट हिट पठान जब आई शाहरुख खान की, ठीक है, टिपिकल एंटरटेनमेंट है, मसाला है, YRF, स्पाइस, ये वो, मगर लोगों ने खूब एंजॉय की क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा एंटरटेनिंग बने जो हम बड़े पर्दे पे देखें। क्योंकि कोरोना ने, आपको पता है, सबकी हैबिट बदल दी। तो OTT पे हम पसंद करते हैं सिंपल मूवी देखना, अच्छी मलयालम फिल्में कितने हम लोगों ने देख ली कोरोना के टाइम। आई थिंक हम सभी ने धड़ल्ले से मलयालम फिल्में देखी, अलग भाषाओं में देखी, क्योंकि सबटाइटल्स के साथ इतने बढ़िया प्रिंट अब देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, मुझे ये लगता है। हाँ, काफ़ी ख़राब फिल्में बनी भी थी कुछ पिछले 5 सालों में, इसलिए हिंदी फिल्म सबको ख़त्म हो गई। 2023 में कितनी अलग अलग फिल्में फिर आने लगी। 3 तो खैर शाहरुख खान की ही हिट हो गई, जवान भी हुई, बाद में डंकी। लेकिन मुझे याद है मैं विशाल भारद्वाज जी से बात कर रही थी एक बार, बोल रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या ट्रेंड है अब। इस बीच में विधु विनोद चोपड़ा जी की 12th फेल आ गई। अब आप देखिए वो कितनी रियलिस्टिक और अलग फिल्म है और इतनी चल रही है, अभी भी चल रही है, अब OTT पे आ रही है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा दौर फिर आ रहा है हिंदी सिनेमा का। मेरा ये मानना है कि कोई रूल नहीं है, आप नीयत अच्छी होनी चाहिए डायरेक्टर की। अब श्रीराम राघवन इज अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, आप जानते हैं वो कैसी फिल्म बनाते हैं। अंधाधुन इतनी अच्छी थी, मेरी क्रिसमस मुझे बहुत पसंद आई, मैंने देखी भी। हो सकता है 2 बार देखनी पड़े, वो इंसेप्शन टाइप की होती है ना कि थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। या मिशन इम्पॉसिबल जो पहली बार मैंने देखी थी, मुझे 2 बार देखनी पड़ी थी कि अच्छा इस सीन में क्या हुआ था। तो निरुपमा जी, ऐसे कितने लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भेजा फ्राई 7 बार देखी है, अच्छी बढ़िया फिल्म, क्योंकि पहले 6 बार उनको भी समझ में नहीं आई थी। बहुत बढ़िया फिल्म है भेजा फ्राई भी। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि अब हमारे फिल्म मेकर्स ने बहुत कुछ सीखा है कोरोना काल में कि किस तरह नया कंटेंट लाइए, अच्छी स्टोरी लाइए, पावरफुल डायलॉग्स भी लाइए, उसके लिए भी जगह है। जैसे अब पठान में जो शाहरुख खान बोलता है या जवान में, उसका एक डायलॉग डिलीवरी है, वो भी वापस आ गई। लेकिन साथ साथ छोटी फिल्मों का दौर भी है, अच्छी फिल्मों का दौर भी चल रहा है, जहाँ ज़रूरी नहीं है डायलॉग बाजी हो, मगर कहानी अच्छी होनी चाहिए, किरदार अच्छे होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फेज फिर से हिंदी सिनेमा की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल सर विनय सर से है। विनय सर, देश विदेश के बहुत सारे साहित्य उत्सव में और अलग अलग तरीके के अवार्ड फंक्शंस में आप जाते हैं। जश्न अदब का ये 13वां साल है और यहाँ पे भी साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और सिनेमा के क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए और आपका ये पहली बार हमारे बीच और हमारे सारे, एक बार मैं चाहूंगा सब जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं सर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि इस अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। मेरा मैसेज ये है कि भाई मुझे ये 13 साल से हो रहा है, ये मुझे पहली बार क्यों बुलाया गया है? मैं पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ और मेहनत से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। ये आपने पहले 13 साल, मतलब 14 साल के वनवास के बाद आपने जो मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि अगले साल बुलाएंगे तो मैं फिर आऊँगा।
मैं भले ही मेरी कोई फिल्म आए या ना आए, मैं यहाँ ज़रूर आ जाऊँगा। और हाँ, थैंक यू। तो ये तो खैर सवाल था नहीं जिसके लिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सवाल मेरा था। पूछिए सर, पूछिए। मैडम से पूछ रहे हाँ, करेक्ट मैडम, आप। मैंने बहुत बोल लिया आप ही नहीं। हैं मैडम, जो अभी से लेके मतलब पुराने फिल्में और अभी तक जो फिल्मों में एक कभी कोई ट्राइबल कैरेक्टर होता है मैडम, तो ज़्यादातर उसको ऐसे ही दिखाया पोर्ट्रे किया जाता है कि वो जंगल में रहेगा या कपड़े कम रहेंगे, ऐसे मतलब म्यूजिक सॉन्ग्स में भी आते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप क्यों है मैडम फिल्मों में? और दूसरा सवाल ये है कि आज के जो सोशो पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे माहौल में रंग दे बसंती और पीके जैसी फिल्में बन पाएगी या नहीं, मतलब या क्यों नहीं बन पाती ऐसा? ये काफ़ी मुश्किल है, मेरे ख्याल से आपको और लोगों से भी पूछना चाहिए। मगर आपने जो स्टीरियोटाइपिंग कहा, ये एक आलस की बात है। जो फिल्म मेकर मेहनत नहीं करेगा वो तो फिर झिंगा लाला होम ही बनाएगा ना, हर ट्राइबल को। अब आप देखिए, मैंने शालीमार पे लेख भी लिखा है अपनी किताब में कि कितना आसान है। अगर आप शालीमार के कॉस्ट्यूम देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। वहाँ ग्रीक से लेकर रोमन और दुनिया भर की ट्राइब्स के कॉस्ट्यूम्स का मिक्सचर है, और वो मतलब ना सर है ना पैर, और किसी भी ग्रास की स्कर्ट बना दें आप और वो कर दें, तो बहुत ख़राब बात है। ये आलस है और कुछ नहीं है। फिल्म मेकर्स एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब मुझे वो याद है, आपकी कसम का गाना ना, जय जय शिव शंकर, कश्मीर में शूटिंग हो रही है, गुलमर्ग में, पीछे वो स्कर्ट्स, और अगर आप हेड्रेस देखें आप बने, हे भगवान ये कहाँ के हैं ये लोग, ना तो ये कश्मीर के हैं ना हिमाचल के हैं, कहाँ पता नहीं कहाँ से वो ट्राइबल टाइप का कुछ सर पे लगा के लोगों को लगता है ट्राइबल डाल दो। तो बहुत ख़राब बात है ये। बट अब मेरे ख्याल से अब बदल रही हैं चीज़ें, और शायद मनोज बाजपेयी जी की जोरम आपने देखी होगी, मतलब, और साउथ में कितनी अच्छी फिल्में बनी हैं। अभी बहुत बढ़िया हो गया एक जिंगाबरू क्रश करके जी। एक ये वेब सीरीज़ है, वो उड़ीसा के ट्राइबल्स को लेकर ही वो बनाई गई है और उन्हीं की कहानी है। तो उसमें वो ट्राइबल्स वो वाले नहीं है कि वो वैसे पहन के, उसमें एक लड़की है जो लंदन से आती है यहाँ पर, वो ट्राइब्स मतलब है, वो उसके यहाँ वो गुदा हुआ है, वो पूरा उनके लिए लड़ती है, अपने लोगों के लिए लड़ती है। वो उसके जो फादर हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये सब मतलब जो दिखाया जाता है, वो मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि आलस है। आप रिसर्च कीजिए, आप आज के दौर में अगर जी रहे हैं, आज के दौर में सिनेमा बना रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से आपको बनाना चाहिए। वो खाली एक सिर्फ एक मसाला के लिए कि वो पहले का आपने दौर वो दिखा दिया, वो चीज़ वो अलग है। तो आजकल तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि आज का यूथ जो है, आज का यूथ बहुत समझदार हो चुका है, और इंटरनेट के ज़रिए आप पूरे विश्व से जुड़े हैं, पूरे विश्व साहित्य से जुड़े हैं, विश्व सिनेमा से आप जुड़े हैं। तो आपकी जो सोच बदली है, उसकी वजह से आज डायरेक्टर्स की और मतलब प्रोड्यूसर्स की भी सोच बदल गई है, क्योंकि दिखाना हर कोई चाहता है कि बिल्कुल रियलिस्टिक और अच्छा और साहित्यिक। लेकिन क्या है ना, पहले ये हुआ करता था कि किसी भी फिल्म को बनाने से पहले जितने फाइनेंसर्स या प्रोड्यूसर्स होते थे, वो देखते थे कि इससे आएगा क्या, ये मतलब लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं बना पाते थे। उस समय आपको याद होगा एक पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, जिसमें नसीर साहब और बहुत सारे लोग, जो सिनेमा जो चला वो नहीं चलता था, उसकी टिकट्स नहीं बिकती थी, वो हम दूरदर्शन पर ही देख पाते थे। तो वो भी चलता था, लोग बनाते थे, बनाने वाले बनाते हैं। लेकिन अब लोगों को एक हिम्मत मिली है आप लोगों की वजह से, दर्शक की वजह से, आज के यूथ की वजह से, कि आज वो हिम्मत कर रहे हैं कि ऐसी फिल्म्स बनाएं। लोग बहुत कम बजट की फिल्म्स बनती हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। तो इससे एक मैसेज गया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कि आप इस समय वो ताम झाम और उस तरीके का लेविश करके आप कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं। एक छोटी फिल्म, एक अच्छा कंटेंट लेकर आप अगर कोई फिल्म बनाते हैं तो वो भी लाखों करोड़ों कमा सकती है। तो इसलिए इसके हकदार आप ही लोग हैं, दर्शक हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपके सवाल में एक पहलू और भी है कि हम अपनी कहानियों में स्टेरियोटाइप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और हर कहानी में करते हैं। आप पौराणिक कहानियाँ देख लीजिए, उसमें भी जो नायक है,
जो मुख्य किरदार है कहानी का, जो मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा सारे लोग स्टेरियोटाइप हैं। हमारे यहाँ वो लीक है, वो स्ट्रक्चर है कि कभी सरदार जी स्टेरियोटाइप रहे हैं हमारी फिल्मों में, तो कभी साउथ इंडियन लैंग्वेज हिंदी फिल्मों में स्टेरियोटाइप रहता है, ठीक है, कभी पारसी, मतलब कोई कम्युनिटी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमारी छवि जो है, हमारी कहानी कहने की तमीज़ में जो छवि है वो एक स्टेरियोटाइप है। आपकी बात बिल्कुल सटीक है, और मैं आपको ये कहता हूं कि वो आगे भी रहेगी। उसकी वजह जहां तक मैं समझता हूं कि जो कहानी कहने का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तो है प्रचलित कहानी कहने का स्ट्रक्चर, तो पॉप स्टोरीज विच कम्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडियम, एंड वो चलती भी हैं फिल्में। चूंकि वो फिल्में बहुतायत लोगों तक पहुंचती है, हमें लगता है कि बस यही हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हर तरह की कहानियां कही जा रही हैं, और अपनी जगह शायद वो भी ठीक है कि अभी भी हिंदी फिल्मों में मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का एक है स्टेरियोटाइप, ठीक है ना। आपने बात कही जब श्याम बेनेगल साहब, वो एक पैरेलल सिनेमा था, उसमें भी स्टेरियोटाइप था। उसमें अमीर लोग बड़े ही क्रूर होते थे, ठीक है, सिर्फ गरीब लोग अच्छे हृदय वाले माने जाते थे। तो कहानी कहने के नजरिए की बात है। अब आप प्रेमचंद की कोई भी कहानी पढ़ लें, मतलब सिंपल स्टोरी लाइक मोटर के छींटे में मतलब एक छींटा लगा है पंडित जी को, क्योंकि वो सफेद धोती पहन के आ रहे हैं। इसके बाद वो सड़क के सामने खड़े होके पत्थर उठा के उन्होंने गैंग बना लिया है, एंड सडनली जितने मोटर वाले हैं वो विलेन हो गए, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि विलेन तो पंडित जी थे, क्योंकि इनको छींटा लग गया तो इन्होंने, तो वो कहानी है। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको कभी कभी स्टीरियोटाइप किरदारों की ज़रूरत होगी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये नेसेसरीली ये नहीं है कि हम उस समुदाय का मजाक उड़ा रहे हैं या खंडन कर रहे हैं। हुआ क्या है कि हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि अरे देखिए बिहारी को फिर से दिखा दिया क्रिमिनल, है ना, कि मैं भी बिहारी हूँ। और मतलब हमारे दोस्तों में छवि की बात है कि यार क्या बिहार में सचमुच हर गली में लोगों के पास कट्टा होता है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में भी होता है भाई ठीक है, राजस्थान में भी होता है कट्टा। आप कहें चलिए हम आपको पहाड़गंज में दिलवा दूँ ठीक है, होता हर जगह है। लेकिन अपनी कहानी में आपने उसको किस धनुष पे खींचा है और कहाँ मारा है, ताकि आपको लगता ही है कि ये बंगाली जो है ये ऐसा है, ये सिंधी जो है ये ऐसा है, ये काबली वाला जो है ये ऐसा है। क्योंकि उस कहानी को पहुंचाना है हमें बहुत लोगों तक, इसलिए हमें सहारा लेना पड़ेगा उस स्टेरियोटाइप का। एक और पहलू है आपके सवाल के जवाब का। थैंक यू। ब्यूटीफुल। और बातें और संवाद जारी रहेगा, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम इस सत्र को यहीं जी सीमा जी भी नहीं आई समय की, किधर गई? एक और हाँ जी, पूछिए। रंजीत साहब यदि आप भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग बुरा मत मानिएगा स्टेरियोटाइप, मुझे लगता है कि इस समुदाय में सिर्फ इंटेलिजेंट महिलाएं आई हैं आज, क्योंकि सारे अच्छे सवाल, मतलब आपका भी अच्छा था सर, लेकिन आप थोड़े माइनॉरिटी में हैं अभी। ओके, या योर नेम एंड योर क्वेश्चन। माय नेम इज़ जीनिया एंड माय क्वेश्चन, जीनिया, यस, आपने जो रील्स के बारे में बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक कि somehow everybody really looks down on creating any kind of content like that, कि oh this is not real art because ये तो बच्चे बना रहे हैं, क्या है। तो I feel like ये जो एक aura of elitism है around cinema, around art, how do we as artists try to combat that? That is my question. I think the new generation is already doing it. I'm glad you're bringing it up, because I think it's a new art form. Creating reels, however much you look down upon it, it started with TikTok, and of course it got banned and it went away. Still, there's so much content being created on TikTok. I think the question that you have, that how do you counter that elitism? I think the youth always have the answer in every generation. But we are not taken seriously by the people Who in power. cares, Zinia? Really? Who cares about the old farts? They'll keep yapping. But did it stop anybody from making the reels? No. Did it stop the youth to create what they think is right? No. Did it stop them
to create the music that they want to create, to create the art that they want to create? No. So let's face it, you can't stop the young generation from creating. So it's a good thing. If people don't acknowledge it, you know that there are reasons for Maybe them we are doing to something not right. acknowledge it. And as you yourself put it, the elitism is in every generation. And every generation and youth, they are there to smash it and destroy it and create something new. So congratulations to you. Thank you. Thank you. Xenia, just Sawan- yeah, wanted Nirupama ma'am, to yeah. add, even in Insta Reels, there are qualities. I mean, I myself an addict of cat reels, let me tell you. I love talking cats. But उसमें भी creativity हो सकती है क्योंकि क्या होता है quantity जब आती है तो you'll see lot of कचरा also. That happens everywhere. That happens in films, that has happened in TV serials, you have seen that. So everywhere. Yes, yes, why not? So Insta Reels also can be brilliant, and sometimes I have seen a couple of them like ladies जहाँ पे एक मेकअप करते करते उसने इतनी गंभीर बात कही है ना. I have seen women doing this, raising feminist issues through such a simple reel. There, one lady was making a sandwich और साथ साथ she was talking about how men gossip more. They are so dangerous. When men do locker room talk, कितना toxic होता है. इतना brilliant reel है, you can't take your eyes off because वो इतना अच्छे से दिखा रही है. She's making a sandwich and she's discussing politics. So Insta Reels also can be brilliant. I agree. Yes, technology should be used. So more for to the go betterment of and art. सवालों को मुझे यहीं रोकना होगा. पूछ लीजिए, हाँ, उतनी अच्छा इतनी दूर से आए हैं. Yeah, okay, good. So my name is Shakun Mittal Mandal. I have two quick observations. I'm from the advertising world. Okay, so the reels, 30-second you tell your story. So I've been in advertising since the 80s, so we've been telling our stories in 30 seconds. So not too much of a difference though. The second observation, you mentioned the film Joram. So I just want to say that when it got released, we wanted to go and see it in the theater and not wait for its release on the OTT. But unfortunately, there was only one show, 11:45 p.m. and with some god-forsaken place in Delhi. I kept trying to watch Most the film. places in Delhi are God-forsaken, no? We consider South Delhi and गॉड Central फॉर Delhi. सेकंड का मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है जहाँ ईश्वर का आशीर्वाद हो. So, बाद में हंस लेंगे. बाद में हंस लेंगे. थैंक यू इसी थैंक यू के वेरी साथ मच. हम इस बेहतरीन सत्र को समाप्त करते हैं. विनय जी, निरुपमा मैम, दुर्गेश जी, श्रीकांत वर्मा जी, तालियां तो Thank you, बनती thank you, है thank you, thank you, साथियों. thank you, thank you, thank you. रंजीत जी, बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं. जश्न अदब की इसी तरह हमारी महफिलें जमती रहें, इसी प्रकार से वाद और संवाद आगे चलता रहे. हमारी यही शुभकामना है, यही दुआएं हैं. सर ने कहा कि हम 13 साल में 14 साल का वनवास बताया, इसमें से 6 साल तो इनका प्ले उसी दिन होता था. तो ये बने